हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। आपके सिलेबस को देखकर और फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐड किया है कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे और न्यू क्वेश्चंस अगर बनते हैं आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी टीजीटी एग्जाम लाइक ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, DSSS भी। इन सभी तीनों चारों एग्जाम के लिए ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को ऐड किया है और थोड़ा सा अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह से भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐड किया है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप एज ए मॉक टेस्ट कंसीडर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि एक टेस्ट की तरह कंसीडर करो और देखो कि आपको कितने क्वेश्चंस खुद से आते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं या फिर आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है। तो एक रिवीजन की तरह कि आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और कहाँ पे अभी आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। आइसोटॉप के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आपको असर्शन गिवन है कि आइसोटॉप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और इसके लिए जो रीज़न आपको गिवन है वो क्या है भी, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज़ आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका अटोमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स विच हैव अटोमिक नंबर सेम, जिनका अटोमिक नंबर तो क्या होता है भाई सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर क्या होता है भाई डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखो, आइसोटॉप आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है डिफरेंट मास नंबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आप देख सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पर 1H1 होता है, फिर दूसरा जो आइसोटॉप होता है इसका क्या होता है 1H2 और ये क्या है 1H3। तो यहाँ पर देखो अटोमिक नंबर क्या है, तीनों का ही सेम है बट मास नंबर क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं भाई, आइसोटॉप्स बोलते हैं। और ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ड्यूटीरियम और ये क्या है यहाँ पर ट्रीटियम है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हो गए। ऐसे कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो ये सब क्या है भी आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आइसोटॉप्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज कैसे नहीं होगा, जब वहाँ पर न्यूट्रल कब बनेगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा बैलेंस होगा, तभी तो वो न्यूट्रल बनेगा। अब आइसोटॉप्स में क्या है देखो, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब किसी भी एलिमेंट के लिए जो अटोमिक नंबर होता है वहाँ पर उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया किसका, कार्बन 6 का, मतलब कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 और ये क्या है यहाँ पर 13 है, और इसी तरह से कार्बन 14 लिया है। अब इन तीनों के ही यहाँ पर देखो अटोमिक नंबर क्या है सेम है, अटोमिक नंबर सेम है। इसका मतलब तीनों में ही जो प्रोटॉन है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है इक्वल है, सेम है। कितना है 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, और जितना अटोमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है इक्वल अमाउंट में है। अगर इक्वल अमाउंट में इट मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा भाई न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सेम इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बैलेंस हो जाएगा। तो वो क्या बन गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। तो असर्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर इसके लिए जो रीज़न आपको दिया हुआ है कि आइसोटॉप्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, तो क्या बताया गया है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और असर्शन के लिए जो रीज़न आपको दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या बनेगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। और जो रीज़न है वो असर्शन के लिए क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ देयर वॉज नो CO2, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है, द अर्थ टेम्परेचर वुड बी। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, फिर से देखो ध्यान से समझो। अगर एटमॉस्फेयर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती है तो अर्थ के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा। देखो ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हुए हैं अभी, लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर, यानी कि प्रेजेंट में जितना टेम्परेचर है उससे कम हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेम एज द प्रेजेंट टेम्परेचर, यानी कि CO2 प्रेजेंट है या फिर नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रेजेंट टेम्परेचर जो है उसके जितना ही प्रेजेंट टेम्परेचर जितना ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होती है एटमॉस्फेयर में तब भी।
नेक्स्ट है हायर देन द प्रेजेंट टेम्परेचर, यानी कि एट प्रेजेंट जितना टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर अगर आपने CO2 को रिमूव कर दिया एटमॉस्फेयर से। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, यानी कि जो CO2 प्रेजेंट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर O2 कंटेंट पे, यानी कि एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है। तो देखो CO2 जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी गैस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम इसको मेन गैस बोलते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब क्या करता है ये जो CO2 होता है ना, ये एटमॉस्फेयर में जो भी हीट रहती है, यानी कि सोलर एनर्जी है या फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से जो भी एनर्जी निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसको ये CO2 ट्रैप करता है और बाउंस बैक कर देता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और उसी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये CO2 ही प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हीट को ट्रैप नहीं करेगा। अगर हीट को ट्रैप नहीं कर रहा तो ये बाउंस बैक नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में। तो इसका मतलब क्या है, बाउंस बैक नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर में, यानी कि हीट जा ही नहीं रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इट मीन्स प्रेजेंट टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होती एटमॉस्फेयर में तो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है कि कौन सी इक्वेशन पे फॉलो नहीं कर रहा है। देखो आपको लॉज पढ़ने हैं, या आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना भी मास क्या है रिएक्टेंट का, यानी कि बिफोर रिएक्शन है वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद भी, यानी कि प्रोडक्ट का मास भी क्या रहता है, सेम रहता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आप बस चेक कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो मास अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में दोनों साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम काउंट करो, तो यहाँ पर देखो 2 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी 2 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, मॉलिक्यूल 1 है, 1 मॉलिक्यूल है, बट एटम कितने हैं यहाँ पर देखो O2। एक मॉलिक्यूल कैसे बना है, 2 एटम के कम्बिनेशन से बना है, 2 एटम जब कंबाइन हुए तब बना है एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामने 2 लगा है तो इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितनी है, 2। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू में क्या हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट में क्या है देखो C3H8, ये क्या है यहाँ पर अल्केन्स है, क्या है ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स है, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, और ये इसको फॉलो करता है जब आप n की वैल्यू को 3 पुट करते हो। ये प्रोपेन है। तो जब आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन को अब चेक करो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं वो तो करेक्ट है, प्रोडक्ट तो यही फॉर्म होंगे, बट हमें क्या चेक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब दोनों साइड आपको एटम्स चेक करने हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3, और यहाँ पर कितना कार्बन एटम है, देखो प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। तो यही क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 आ गए, बाकी और कोई चेक करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक ही अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो तो उसी से भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 1 है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर जो रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं वो कैसे है, करेक्ट है, प्रोडक्ट करेक्ट है, बट ये रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं भाई, P4 प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो P4 क्या है, यहाँ पर फॉस्फोरस है, और जो फॉस्फोरस होता है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे जो गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की जो एलिमेंटल स्टेट है वो क्या है भाई, P4 है। अब जैसे यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है भाई, 4 होती है, क्योंकि ये 4 एटम से कंबाइन होकर बना है। अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हो फॉस्फोरस का, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनता है P410 O10। काउंट करो, चेक करो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे एटम्स को, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 प्रेजेंट है, 5 2 10, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 2 10 एटम्स हो गए। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन एटम है, 10, तो ये भी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये रिएक्शन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन, ये कंबशन रिएक्शन है ये।
तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, और इस रिएक्शन को भी जब आप चेक करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स, तो ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा था अभी, ऑप्शन नंबर 2, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर देखो अंडरगो पूछा है आपसे कि कौन एडिशन रिएक्शंस को शो करता है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है और चारों ही क्या है भी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है। आपको ये वाला टॉपिक भी करना है, आपके सिलेबस में आप ध्यान से देखना, आपको एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि रिएक्शन गिवन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। तो कौन कौन से शो करते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो देखो एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड शो करते हैं अभी एडिशन रिएक्शन को, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जिन कंपाउंड्स के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। और जो सिंपल कंपाउंड्स रहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो कैसी रिएक्शन को शो करते हैं भाई, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन को शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपने किसी को क्या किया, रिप्लेस किया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी के प्लेस पे दूसरे का आ जाना। तो वही है, अगर मान लो जैसे यहाँ पर CH4, इस मीथेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ की, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये बना लेगा CH3Cl। एक हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन के प्लेस पे क्लोरीन आया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है, रिप्लेसमेंट हुई है। तो ये किसका एग्जांपल हो गई भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन नाम से क्या पता चल रहा है, ऐड हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है भाई, रिएक्टेंट में कुछ ऐड होगा। तो कैसे होती है रिएक्शन, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपने इसका ब्रोमिनेशन किया, यानी कि ब्रोमीन के साथ जैसे रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, अपनी मतलब वैलेंसी खाली करेगा, तभी तो ये ऐड हो पाएंगे ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी और एक ब्रोमीन क्या होती है, यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना है भी, एडिशन रिएक्शन करके बना है। तो यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन आपको एडिशन रिएक्शन देता है। देखो यहाँ पर ये बना कैसे है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है, देखो कोई भी बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो इट मीन्स यहाँ पर कार्बन कार्बन ने क्या कर रखे हैं, दो बॉन्ड पेयर शेयर कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है। ये ब्रोमीन क्या करता है, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज कर देता है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी ये ब्रोमीन ने बॉन्ड कैसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया और ये दूसरा ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और एक बॉन्ड बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गई, भी एडिशन रिएक्शन हो गई है ये। अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में चेक करना है सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से, अनसैचुरेटेड कौन से, उसी से क्लियर हो जाएगा। मिथेन तो सबसे फर्स्ट मेंबर होता है अल्केन्स का, ठीक है। अल्केन्स ये क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, और उसमें भी क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन्स है। तो अल्केन्स ये सैचुरेटेड बनेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कैसे रिएक्शन को शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो आएगा नहीं आंसर। नेक्स्ट है C3H8, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके देख लो आप, आपके पास अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों का जनरल फॉर्मूला होता है, उनको पुट करके देख लो। CnH2n+2 ये किसके लिए होता है, अल्केन्स के लिए। CnH2n ये किसके लिए होता है, अल्कीन्स के लिए। CnH2n-2 और ये किसका होता है, अल्काइंस का। यानी कि ये तो होता है अल्काइंस, मतलब क्या, जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। CnH2n मतलब क्या, अल्कीन्स कौन सी होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है। और ये क्या होते हैं, अल्केन्स, जिनके पास क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है। अब देखो ये वाले जो कंपाउंड है, यानी कि जो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। जब आप यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, इट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्या है, C3H8, यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, C3H8 ही आएगा। इट मीन्स ये भी क्या है, यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो अल्केन है, ये अल्केन है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन सी रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट है C2H6, ये भी यहाँ पर जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करोगे, कार्बन यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा C2, 2 2 ज़ा 4 और 4 + 2 6, तो ये भी क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो फर्स्ट 3 कट हो गए हैं तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि फिर फोर्थ ही ऑप्शन बचा है अपना आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो C2H4 जब आप यहाँ पर पुट करोगे 2 कार्बन, मतलब n की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो क्या आता है फॉर्मूला, C2H6 बनता है। तो इट मीन्स ये अल्केन्स तो है नहीं भाई, अल्केन तो है नहीं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। यहाँ पर जब आप इस वाले फॉर्मूले में अल्कीन में n की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा C2, और यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ये C2H4 इसको फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये C2H4 क्या है, यहाँ पर अल्कीन है। कौन सा अल्कीन है, इथीन है। क्या है भी ये, इथीन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। यहाँ पर देखो आपको रिएक्शन करानी है किस किस की, एक्स और वाई की रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है विच इज़ पी, और सॉरी जेड, क्या बन रहा है भाई, जेड बन रहा है। और क्या बताया गया आगे, देखो एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक्स तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वाई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तब एक्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने से, वाई के इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट जेड बन जाता है। अब यहाँ पर इसने ये नहीं पूछा कि जेड क्या है, क्या पूछ लिया, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा उसने, क्या पूछ लिया कि ये जो जेड प्रोडक्ट बना है इस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि आपको पहले तो इस जेड कंपाउंड का नेचर फाइंड आउट करना है, फिर आपको उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से टाइप का कंपाउंड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो लूज करके और गेन करके कौन से टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक। कौन से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं भी, आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, 2 आयंस रहते हैं, और वो आयंस कौन से होते हैं, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है वहाँ पर अनायन होता है। एक कैटायन और एक अनायन है। कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या बनता है भी, अनायन बनता है। तो यहाँ पर एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कैटायन जो होता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और वाई ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या करता है, अनायन फॉर्म करता है और उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि ये जो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये यहाँ पर रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, जेड बना रहे हैं। तो अब ये जो जेड बना है ये क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स लूज करके गेन करके जो इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, NaCl। NaCl से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो वही चीज़ तो है, हुई है यहाँ पर भी, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और गेन हुआ है साथ में। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो आयनिक कंपाउंड की देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं दोनों टाइप के कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, और लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है इनकी पोलैरिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है वो कम रहता है। आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, फ्यू आर सॉल्युबल इन वाटर। ये ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं किस में सॉल्युबल होते हैं भी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, इन सब में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि जिसमें ये सॉल्युबल होते हैं उसमें ये नहीं होंगे, और जिसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं उसमें कोवलेंट नहीं होते। तो ये वाटर में हो सकते हैं, तो ये बेंजीन है, ईथर है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये तो इन सब में नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन तो आपको बताइए है, कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर किया, और यहाँ पर ये क्या बन गया है, कोवलेंट कंपाउंड बन गया है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, एक एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर आयन की फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से बनते हैं। 2 अपोजिट आयन अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को, और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, या फिर आप बोल सकते हो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते। कब करते हैं, मोल्टन या फिर अपनी डिजोल्व स्टेट में, यानी कि जब उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है, आप उन्हें वाटर में डिजोल्व करते हो तभी करेगा। यानी कि अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में, अपनी क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, इसे वाटर में डिजोल्व कर दिया, तब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू आयनिक, क्योंकि आयनिक में क्या होता है, अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड। ये तो वही बता रखा है कि यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यहाँ पर आयन की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड का लो होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए हाई होता है। एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर देखो, जैसे मिथेन। मिथेन कार्बन में क्या होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन आ जाते हैं 4 अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ना तो हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो बॉन्ड बना सके, और ना ही कार्बन के पास। तो क्या करता है, कार्बन अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों हाइड्रोजन के यूज़ करता है। इस तरह से बॉन्ड बनाता है और ईच हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स डुप्लेट, और हर हाइड्रोजन क्या करता है, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर शेयरिंग से क्या होता है, मिथेन बन जाता है CH4। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोवलेंट कंपाउंड का। नेक्स्ट ऐसे क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें भी क्या होता है, देखो HCl, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितना इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन भाई लूज तो कर नहीं सकता, ना ही ये तो ये क्या करता है, प्रेफर करता है इसके साथ ये शेयर कर ले। तो यहाँ पर ये इस तरह से शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट ऐसे कंप्लीट करता है और यहाँ पर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये HCl भी किसका एग्जाम्पल बन गया भाई, कोवलेंट बॉन्ड का। और आयनिक कंपाउंड आपको पता ही है, सल्फ्यू ये NaCl हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आयनिक कंपाउंड के हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये 2 नॉन मेटल्स और नॉन मेटल एंड ए मेटलॉइड के बीच में फॉर्म होते हैं। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है, क्योंकि इसमें एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब इलेक्ट्रॉन लूज तो कौन कर सकते हैं, मेटल्स ही करती हैं। और एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में एक मेटल प्रेजेंट होता है और एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने ऑप्शंस, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि क्या राइट आंसर आएगा। जेड का नेचर क्या आया, देखो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है, जेड का नेचर क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इट मीन्स यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी है, कौन सी नहीं होती है। फर्स्ट गिवन है हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सेकंड आपको दिया हुआ है हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, की भी इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब या तो हाई ही हो सकता है या फिर लो ही हो सकता है, कोई एक ही चीज़ होगी। तो और वैसे भी हमने देखा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है, कोवलेंट कंपाउंड का। तो यही आपको क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, ये जेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। जेड क्या है, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है अकर्स एज सॉलिड, ये भी करेक्ट है। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं भाई, सॉलिड फॉर्म में। तो ये भी आपको करेक्ट दिया हुआ है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पर देखो आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। ये वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे रिलेटेड है, और ये 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट पे आपको क्या है, चार्ज पता होना चाहिए, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो कैल्शियम क्या होता है भाई, डाईवेलेंट होता है। ये क्या होता है, बाईवेलेंट होता है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। जो फॉस्फेट आयन होता है वो क्या है, एक पॉलीएटॉमिक अनायन का एग्जाम्पल है। पॉलीएटॉमिक अनायन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 1-2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। देखो ये क्या होता है, PO4 होता है फॉस्फोरस, और फिर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं भाई, 4 होते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 3 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक है, और प्लस में क्या है, ये ट्राईवेलेंट है। कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसकी वैलेंसी के नंबर को लिखते हैं, और यहाँ पर जो फॉस्फेट है यानी कि कटायन और अनायन दोनों की वैलेंसी के नंबर को लिखते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 3 है। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, Ca3, क्योंकि कैल्शियम किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं ये। और फॉस्फेट, तो फॉस्फेट क्या है भी, PO4। और जब ये फॉर्मूला बनाते हैं तो इनकी वैलेंसी को मेंशन नहीं करते, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर +2 लगा देना है, यहाँ पे -3 लगा देना, नहीं। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इनके चार्ज को लिखना है, वैलेंसी को लिखना है, उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उनके फुट में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैल्शियम 3, और जो फॉस्फेट आयन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये ट्वाइस आ गया। अब देख लो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये कैल्शियम 3 होने चाहिए। तो कैल्शियम 3 देखो एक ही ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या आ गया भाई, राइट आंसर आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ अ 0.01 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन विल बी। यहाँ पर देखो आपको सॉल्यूशन गिवन है क्या, 0.01 मोलारिटी का NaOH गिवन है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिवन है और उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, पीएच। अब देखो ध्यान से सोचने वाली बात है कि ये जो NaOH है ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या देता है भी, OH नेगेटिव देता है, और जो OH नेगेटिव देते हैं वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। उसने इस बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछ लिया, और पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये NaOH सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है इसमें H पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट है तो ये क्या, बेसिक सॉल्यूशन, बट यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने हैं, या आपके सिलेबस में एसिड बेस वाला जो सिलेबस आपको गिवन है उसमें ध्यान से देखना, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब टॉपिक मेंशन है। तो ये सब भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीओएच क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जैसे पीएच होता है, देखो पीएच का जो रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। ये वाला टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरह से जैसे पीएच होता है, पीएच स्केल के लिए हम लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सेम ऐसे ही बेस के लिए भी होता है, POH इज इक्वल टू में माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, OH है, यहाँ पर क्या था, H था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल है यहाँ पर, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो 0.01 मोलर है। 0.01 मोलर को आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 1/100 है। इट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 10⁻²। क्या बन गया ये, 10⁻²। तो यहाँ पर पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे इस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के प्लेस पे, तो ये आ गया 10⁻² कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम करना है, पीएच पीओएच स्केल करना है, तो लॉग के कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लॉग क्या होता है, अगर किसी का भी इस तरह से आपको दे रखा है लॉग 10⁻², तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि लॉग में अगर 10⁻² करके आपको कुछ भी गिवन होता है तो वो क्या होता है, पावर आगे चली जाती है, तो ये बन जाता है 2 log 10। क्या हो जाता है ये 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 × 1 तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से होता है। तो सेम वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बट यहाँ पर पावर में क्या है, -2 है। अब ये -2 यहाँ पर जब आगे आएगा तो -2 और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 2 बन जाएगा 2, और इसे कैसे लिखेंगे, log 10। अभी बताया log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू में 2। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपको ये 0.01 मोलर NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें जो POH आया है वो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। बट हमें तो क्या आइडेंटिफाई करना था, पीएच आइडेंटिफाई करना है। अपने पास क्या वैल्यू आई है, POH की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है पीएच प्लस POH का, जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिड नेचर का और जो बेसिक नेचर का वो जो पूरा स्केल होता है वो क्या होता है, पीएच स्केल 14 तक होता है। क्या रेंज होती है उसकी, 0 to 14 होती है। तो इट मीन्स पीएच प्लस POH का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 14 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस POH की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो PH इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। ये POH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, कितनी आई है 2। इस साइड आकर क्या हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर 14 - 2 ये कितना आ गया भाई, यहाँ पर 12 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 0.01 मोलर में के लिए NaOH जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए जो POH की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भी, 12 आएगी। ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। यहाँ पर देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया हुआ है। तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम यूज़ करते हैं किसके लिए भाई, चेक करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। और कैसे देखते हैं इसको, कैसे चेक करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कलर चार्ट। पूरा कलर का रेंज रहता है कि 7 पे क्या कलर आता है, 3 पे क्या कलर आएगा, 14 पे क्या कलर आएगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर चेक करते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी कि बहुत सारे मिक्सचर का, जैसे 3-4 टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं उन सब का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और उन सब के मिक्सचर से क्या बनता है, जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है भाई, 0 to 14 होती है। क्या होती है, 0 to 14 होती है। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं, क्या दिया हुआ देखो, इट इज़ एन इंडिकेटर हैविंग PH इज इक्वल टू में 7। ये बताया कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी PH की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। बट अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 0 to 14 इसकी रेंज होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इट गिव्स ब्लू कलर एट pH इज इक्वल टू में 3। अब देखो ब्लू कलर किसके लिए आता है, ब्लू कलर तो बेस के लिए आता है। रेड से जब ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो कौन से नेचर को इंडिकेट कर रहा होता है भाई, बेसिक करेक्टर को इंडिकेट करता है। अब जो pH की वैल्यू 3 है वो तो क्या है, देखो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से इस साइड यानी कि 0 की तरफ मूव करते हैं तो वो एसिडिक करेक्टर को शो करता है, और 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक करेक्टर को शो करता है। अब pH की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 तो मतलब 7 से इस साइड आएंगे, तो अगर इस साइड आ रहे हैं इट मीन्स एसिडिक करेक्टर है। अगर एसिडिक करेक्टर है तो वो तो ब्लू कलर थोड़ी ना, वो तो कैसे कलर को शो करेगा, रेड को, तो इट मीन्स ये भी आपको रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट है इट बिकम्स कलरलेस एट pH इज इक्वल टू में 7, कि भाई 7 पे ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा हो जाता है 7 पे ग्रीन कलर शो करता है, कैसे कलर को शो करता है, ग्रीन को। तो इट मीन्स ये भी आपको क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये 7 पे क्या होता है, ग्रीन कलर शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट गिव्स रेड कलर एट pH इज इक्वल टू में 3। अब देखो 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तब 3 आता है, और 3 की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वो कैसे नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, और हमें पता ही है कि एसिड नेचर है तो वो रेड कलर को शो करेगा। जो इंडिकेटर होता है कैसे कलर को शो करेगा, रेड कलर को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीज, ये Mn क्या है यहाँ पर, मैग्नीज मेटल है, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, और ये क्या है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड है, और कैसा लेना है आपको, डाइल्यूट लेना है। ये मेटल नॉन मेटल से 10th क्लास से ही क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि कुछ क्वेश्चन मैंने हाई लेवल के ऐड किए हैं, बस वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी में ऐसे सिंपल दिया हुआ है आपको उठा के एनसीईआरटी की स्टेटमेंट एज इट इज दे। अब होने को तो वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे ही मिलते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ऐसे ही पिक होते हैं, बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हमें नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बुक में दिया हुआ है उसको जो सामने लिखा है वो भी देखना है, और जो सामने नहीं लिखा है वो भी आपको डिकोड करना है, वो भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब आप HNO3 नाइट्रिक एसिड, नॉर्मली देखो क्या होता है, जब एसिड की रिएक्शन आप करते हो, ठीक है, किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई, यहाँ पर मेटल की जब आप रिएक्शन करते हो एसिड के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बन जाता है, और प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट HNO3 के साथ जब हम ऐसा करते हैं ना तो नहीं होता। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जिंक मेटल लिया और इसकी रिएक्शन आपने कर दी HCl के साथ, या फिर H2SO4 कोई सा भी एसिड ले लो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है जब आप HCl लेते हो। और अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है। बट जब आप कोई मेटल लिया आपने और उस मेटल की रिएक्शन आप कौन से एसिड के साथ करा रहे हो, HNO3 के साथ, तो HNO3 के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है। क्या होता है, एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम को, मैग्नीज और मैग्नीशियम ये तो सिंपल ऐसी ही रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बाकी जो दूसरे मेटल्स रहते हैं वो डाइल्यूट HNO3 हो चाहे कंसनट्रेटेड HNO3 हो, उनके साथ सॉल्ट और ये H2 यानी कि H2 फॉर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो HNO3 है वो क्या होता है, खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है उसको ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम, अगर हम HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि HNO3 क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, उस H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। H2 वहाँ पर बनता है बट उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, H2O बना लेता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब आपको मैग्नीज की ही रिएक्शन करनी है, किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये नॉर्मल बाकी एसिड्स की तरह ही रिएक्शन शो करता है और H2 गैस को लिबरेट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जो बाकी के मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, इन दोनों मेटल्स को छोड़कर अगर आप कोई भी मेटल लेते हो इन दोनों मेटल के अलावा, और डाइल्यूट डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, जनरल रिएक्शन बता रही हूँ मैं, यहाँ पर किसी में कुछ प्रोडक्ट चेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, मेटल नाइट्रेट बनता है। क्या होता है, जब आप डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है कौन सा बनता है, NO बनता है, प्लस में वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर मेटल और उसको देखकर बैलेंस भी करनी है। अगर यहाँ पर आप क्या करते हो, मेटल प्लस में कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो,
अब आपने यहाँ पर एसिड क्या लिया है, कंसनट्रेटेड इन नेचर ले लिया है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ मेटल नाइट्रेट, बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है वो कौन सा बनता है, NO2 बनता है प्लस में वाटर। अब देखो इतने से ही पॉइंट से ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो ये पूछ सकता है कि जब आप डाइल्यूट HNO3 इन दोनों मेटल के अलावा कोई दूसरी मेटल दे दी और पूछ ले कि जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो कौन सा होता है, NO बनता है। वो प्रोडक्ट पूछ सकता है आपसे कि क्या क्या बनता है, मेटल नाइट्रेट बनता है, NO बनता है, वाटर बनता है। ऐसे ही वो सेम ये पूछ सकता है कि अगर कंसनट्रेटेड HNO3 आपको दिया हुआ है तो क्या कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो कौन सी होती है, NO2 होती है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ यहाँ पर मैग्नीज और मैग्नीशियम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, बाकी नॉर्मल एसिड्स की तरह। यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ रिवीजन करने में ही हेल्प नहीं करेगा, साथ में अगर आप इसे ध्यान से सुनते हो तो आप बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स को भी सीख पाओगे, नोट कर सकते हो आप उनको, जो आपसे छूट गए हैं, NCERT में पढ़ने में नहीं आए हैं, या फिर आप कहीं से पढ़ रहे हो वहाँ से आपके वो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं। तो इस तरह से भी ये वाली क्लासेस आपको हेल्प करने वाली हैं। और साथ ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर की, तो आप एक बार सारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किए हुए हैं क्वेश्चंस को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की थ्योरी वाली वीडियोस को भी बनाया हुआ है। तो ये सारी ही वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट में, रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।